Here I'm gonna discuss biology important points taken from the model papers and NCERT. Very very important. So first of all हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स और उनको कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट करेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं अपना रुबिस्को, ठीक है, और पेप्केज भी। इन दोनों को एक ही एलिमेंट एक्टिवेट करता है। रुबिस्को हो गया, पेप्केज हो गया। इन दोनों को ही एक्टिवेट करने वाला मैग्नीशियम होता है Mg2+। याद रखना है, रुबिस्को एंड पेप्केज दोनों का एक ही है Mg2+, दोनों को एक्टिवेट करने वाला एक्टिवेटर एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करता है? इसको जिंक एक्टिवेट करता है, Zn2+। बात करें अगर हमारे नाइट्रेट रिडक्टेज की, नाइट्रेट रिडक्टेज की बात करें, इसको कौन एक्टिवेट करता है? तो नाइट्रेट रिडक्टेज को हमारा एक्टिवेट करता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम के लिए हम एक निमोनिक लिख सकते हैं यहाँ पे। निमोनिक क्या लिख सकते हैं? मोनी रॉय। तो रॉय हो गया रिडक्टेज, मोनी हो गया मॉलिब्डेनम। क्लियर? तो रुबिस्को और पेप्केज को कौन एक्टिवेट करता है? मैग्नीशियम। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करता है? जिंक। नाइट्रेट रिडक्टेज को कौन एक्टिवेट करता है? मॉलिब्डेनम। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किस पे होने वाला है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होगा प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ पे होगा, उसकी लोकेशन बतानी है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की लोकेशन हमें बतानी है। तो ये हमारा होगा कहाँ पे? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में होगा। ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। लीफ के अंदर थैलाकॉइड होता है और थैलाकॉइड के कहाँ पे होगा? ल्यूमेन में होगा। ल्यूमेन क्या होता है? इनर साइड बोल सकते हैं, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। खाली स्पेस जो होगा उसे ल्यूमेन बोलते हैं, वहीं पे आपकी स्प्लिटिंग होती है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स होंगे, जो प्रोड्यूस हुए होंगे, प्रोटॉन्स प्रोड्यूस जो हुए होंगे, प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये कहाँ स्टोर होते हैं? स्टोर होते हैं, स्टोर बोल सकते हैं या एकुमुलेट सही रहेगा। एकुमुलेट कहाँ होते हैं? ये एकुमुलेट होते हैं ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए आप प्लांट के अंदर घुसिए, प्लांट में लीफ के अंदर जाइए, लीफ के अंदर आप थैलाकॉइड में जाइए, थैलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन के अंदर जाइए, ठीक है। फिर ल्यूमेन के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा, स्प्लिटिंग होगी। वहीं पे जो प्रोटॉन्स होंगे प्रोड्यूस होंगे स्प्लिटिंग के दौरान, वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे? ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लाइकोलिसिस के ऊपर। ग्लाइकोलिसिस के ऊपर है हमारा। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें सबको पता होनी चाहिए। जैसे ग्लाइकोलिसिस है, यह आपके साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? साइटोसॉल। ये अनएरोबिक के लिए भी होता है, एरोबिक के लिए भी होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अनएरोबिक मतलब विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस में एक कंडीशन कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है? एरोबिक कंडीशन है, अनएरोबिक की बात नहीं कर रहे हैं, एरोबिक कंडीशन है। अब एरोबिक कंडीशन में नेट गेन कितना होगा? एटीपी का। चलो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है, इसमें 10 स्टेप रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, 10 स्टेप रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल जो एटीपी मिलता है 10 एटीपी मिलता है। लेकिन बट इसमें 2 एटीपी यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, और 8 एटीपी हमारा आउटपुट में बचता है, या 8 एटीपी हम बोल सकते हैं नेट 8 एटीपी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? नेट गेन एटीपी, मतलब 2 यूटिलाइज होने के बाद कितना बच रहा है। तो 2 यूटिलाइज होने के बाद आपका बच रहा है 8 एटीपी। इसको साथ में लिख दे, 8 एटीपी। इंटरेस्टिंग ना?
ठीक है, हम समझ रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहा है जिसको हम साइटोसॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अनएरोबिक और एरोबिक कंडीशन में दोनों में होता है। अनएरोबिक बात करें तो अनएरोबिक में सिर्फ एक ओनली एक इकलौती ये प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होने वाला है, रेस्पायरेशन। तो अनएरोबिक में तो सिंगल ग्लाइकोलिसिस ही चलती है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरोबिक की, तो उसमें नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है, 8 होता है। क्यों? 10 स्टेप रिएक्शन है, इसी से याद कर लेना। ये एक निमोनिक बताया कि 10 स्टेप रिएक्शन है तो मान के चलो 10 ही एटीपी तुमको मिल रहा है। ठीक है, जिसमें से 2 एटीपी यूटिलाइज हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से हम बोलेंगे नेट गेन। नेट गेन मतलब होता है कि कितना एक्चुअल बचा, कितना सब खत्म करके सब घटा वटा करके कितना मिला, तो तुमको 8 एटीपी नेट गेन हुआ। तो वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। चलो चलते हैं। डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ पॉइंट करेंगे डिस्कस। अब हम डिफरेंशिएशन की बात करें अगर सिंपल भाषा में, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब सेल डिवीज़न की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बोल सकते हैं, डिवीज़न की कैपेसिटी को खो दे, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के दौरान सेल में बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं, लेकिन 2 जगहों पे अब बात करते हैं उसकी। डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होने वाला है, मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे 2 जगह पे। एक तो जगह हो गई आपकी सेल वॉल जहाँ पे चेंजेस होंगे, और एक जगह हो गई प्रोटोप्लाज्म। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में हो गया आपका ट्रैकरी एलिमेंट्स। ट्रैकरी एलिमेंट्स के बारे में कुछ बता दें क्या? ट्रैकरी एलिमेंट्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, पता होगा आपको। जाइलम ट्रैकीड, जाइलम विशल्स। समझ में आया? अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हम डिफरेंशिएशन का पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जो कि मॉडल पेपर में दे रखा था। उसमें कुछ बहुत सारा सिंपल सा दे रखा था कि ऑड वन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब उसमें अलग अलग पॉइंट थे, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए मुझे इतना थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन की बात करी, डिफरेंस प्लांट फिजियोलॉजी में आपको मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन की बात करी तो ये जब सेल डिवीज़न की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को खो दे, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये सही कैसे हो सकता है, ये नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकता है, रीगेन कैसे कर सकता है, जब डी डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन हम डी डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिफरेंशिएशन की। तो आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है, मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं। कहाँ कहाँ? सेल वॉल में, प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल लेने की बात करें तो एग्जाम्पल हम लेंगे ट्रैकरी एलिमेंट का। ठीक है, अब ट्रैकरी एलिमेंट्स में जो चेंजेस होते हैं वो एक्चुअल प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, इसी वजह से मैंने इसको प्रोटोप्लाज्म के नीचे दिखा दिया है। लेकिन आप इसको अलग कर लीजिए वरना होगा कन्फ्यूज़न। ठीक है, ओके। अब ट्रैकरी एलिमेंट्स की जब हम बात करने जा ही रहे हैं तो हम इसको समझ लेते हैं। ट्रैकरी एलिमेंट्स में क्या होता है, ट्रैकरी एलिमेंट में एक बुकिस लैंग्वेज है, एक हमारी लैंग्वेज है। बुकिस लैंग्वेज क्या कह रही है कि ट्रैकरी एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, लॉस कर जाता है देयर प्रोटोप्लाज्म। अपनी भाषा में बोल दें तो डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन ट्रैकरी एलिमेंट्स। क्लियर? इन ट्रैकरी एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा विसल्स जो होती हैं वो लिग्निफाइड हो जाती हैं। लिग्निफाइड हो जाती हैं क्या? विशल्स। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा लॉस ऑफ न्यूक्लियस इन स्यू। यहाँ पे हम लिख देंगे एक और पॉइंट करके। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया इसी ट्रैकरी एलिमेंट्स का। एक पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, कि लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ न्यूक्लियस इन स्यू। और बुक में और क्या पॉइंट लिखा है, जो भी पॉइंट लिखे हैं वो ट्रैकरी एलिमेंट से रिलेटेड ही लिखे हैं, तो उनको क्लियर कर लेते हैं कि ट्रैकरी एलिमेंट्स कैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
इलास्टिक हो जाते हैं, ठीक है। लिग्नोसेलुलोजिक, लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी, इसको ऐसे लिख देंगे सेकेंडरी सेल वॉल्स, इसको अभी पढ़ते जाओ, अभी समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। कह रहा है कि स्ट्रांग हो जाता है कौन, ट्रैकरी एलिमेंट्स, इलास्टिक हो जाते हैं, लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल हो जाते हैं टू, ताकि वो कैरी कर सकें पानी को लंबे डिस्टेंस तक, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, अंडर एक्सट्रीम टेंशन, ठीक है। क्लियर, बस इतना ही है इसमें। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। डिफ्रेंसिएशन की कहानी क्या है एक बार फिर से सुन लो। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी को खो देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, एक तो आपके सेल वॉल में, दूसरा आपके प्रोटोप्लाज्म में। जो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में वो प्रोटोप्लाज्म पे ही दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है कि ट्रैकरी एलिमेंट जो होते हैं वो अपना लॉस कर देते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसी वजह से मैंने इसको प्रोटोप्लाज्म के नीचे लिख दिया है, ठीक है। इसको अपनी भाषा में बोल सकते हैं डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाती है, ठीक है। ट्रैकरी एलिमेंट्स को अगर आप जानना चाहें क्या क्या होते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स में, जाइलम ट्रैकीड्स आ जाते हैं, जाइलम विसल्स आ जाते हैं, इसी वजह से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया कि लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद जाइलम विसल जो होती हैं लिग्निफाइड हो जाती हैं, ठीक है। लॉस कर जाता है न्यूक्लियस इन स्यू, इसको आप हटा सकते हैं, इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। और आप कौन सा पॉइंट हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब आपके पास बहुत कम पॉइंट बचे, ठीक, और यही इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, बस दो ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है कि जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, यहाँ पे लिख दें, ट्रैकरी एलिमेंट्स की ही बात हो रही है। ट्रैकरी एलिमेंट्स स्ट्रांग हो जाते हैं, इलास्टिक हो जाते हैं, लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स, ताकि वो कैरी कर सकें पानी को लंबे डिस्टेंस के लिए अंडर एक्सट्रीम टेंशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पॉइंट शुरू। अब पहले तो बहुत अच्छे क्वेश्चन के पॉइंट पे जाने से पहले हम एक टर्म समझेंगे कि जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी, इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट कब, ड्यूरिंग आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, उस टर्म को क्या बोलते हैं, जब इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट, जब इंक्रीज होता है इन रिस्पायरेटरी रेट राइपनिंग ऑफ फ्रूट के दौरान, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं हम क्या, उस टर्म को हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक, ठीक है। जब इंक्रीज होता है रिस्पायरेटरी रेट में राइपनिंग ऑफ फ्रूट के दौरान, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इसमें दिक्कत होती है, क्लाइमैक्टेरिक जो भी है, ठीक है। ये सिंपल सा है, वो देख के पता चल जाता है, ये थोड़ा अलग सा टर्म है, क्लाइमेट से रिलेट कर रहा है, तो वैसा ही आपको कर देना है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ पे चलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में ऑब्जर्व होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली ऑड वन वाला था कि इसमें से चूज़ करना है हमको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन, इसमें नहीं ऑब्जर्व होती है। ऑप्शन दे रखे थे, मेजॉरिटी ऑफ एल्गा, फिशेज, फंजाई, एम्फीबियंस, ठीक है। अब अगर आपने पढ़ा है कायदे से तो आपको पता चल जाएगा कि फंजाई में नहीं होता है ऐसा कुछ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट इकट्ठा करी हुई कलेक्ट करी हुई चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ एक ऐड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि अभी बात करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन।
इसमें कौन कौन आते हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, पहली बात, अगर प्लांट के केस में हम देखेंगे तो प्लांट के केस में एल्गा आ जाता है, ठीक है। तो मेरा वो ऑड वन वाला जो था, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ एल्गी वाला जो ऑप्शन था वो सही हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब चलते हैं एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स में कौन कौन आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर। तो टीनोफोर आ जाएंगे, टीनोफोरा, इकाइनो डरमाटा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ये तीन हो गए। इसके अलावा आपका एम्फीबियन आता है, एम्फीबियंस आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं। और इसके अलावा आपका आ जाता है बोनीफिशेस। इट मीन्स आपका एम्फीबिया भी वहाँ पे ट्रू था, बोनीफिशेस फिशेस वहाँ पे लिख रखा था, तो फिशेस यहाँ पे बोनीफिशेस है, वो भी ट्रू था। लेकिन फंजाई यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, तो वो गलत था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बोनीफिशेस में बस एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बस इसे याद रखना है, ठीक है। बाकी सब में सेम है कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होगा। बोनीफिशेस में सिर्फ डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर। अब फिर से इसको हम एक बार देख लेते हैं। हमने बात करी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान ली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ हमने सोचा क्यों ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी समझ लिया जाए। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अगर हम प्लांट में बात करें तो एल्गा आता है, एनिमल में बात करें तो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा आ जाता है, एम्फीबियन भी आ जाता है, और फिशेस के अंदर बोनीफिशेस आ जाती हैं, ठीक है। अब बोनीफिशेस में एक एक्सेप्शन है कि इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे बोलना है हमको, बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से इवेंट्स होंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पहले सोच लो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इवेंट्स होंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद दो इवेंट्स होते हैं जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं। वो कौन से इवेंट है? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर याद कर लो, यहाँ पे लोग एस लिखते हैं, चलो ऐसे ही लिख दिए रहे, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर दो इवेंट आते हैं। पहला आता है आपका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन थ्रू पेन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, यह आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। और दूसरा क्या आ जाता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पूछा गया था इवेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि ऑप्शंस दे रखे थे सारे, जो भी दे सकते थे वो, ठीक है। तो उसमें हमको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर दो ही इवेंट होते हैं मेनली। क्या होते हैं? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन थ्रू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, वो अलग चीज़ है, उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम मेन दो इवेंट की यहाँ बात किए ले रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ईमैस्कुलेशन कब किया जाता है? आपका ईमैस्कुलेशन कब किया जाता है? तो ईमैस्कुलेशन तब किया जाएगा जब स्टैमेंस इमेच्योर होंगी। स्टैमेंस आर इमेच्योर। स्टैमेंस जब मैच्योर नहीं होंगी, स्टैमेंस जब मैच्योर नहीं हो रही होंगी, तो हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे ईमैस्कुलेशन, ठीक है। स्टैमेंस जब मैच्योर नहीं हो रही होंगी या स्टैमेंस आर इमेच्योर जब होंगी, तब हम क्या करते हैं? ईमैस्कुलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये पॉइंट है अपना हीमोफीलिया के ऊपर, कि हीमोफीलिया जो होता है वो मोर कॉमन होता है
कॉमन होता है इन मेल्स। वाई 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 हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये डिजीज़ जो है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन है। ठीक है, अब इसको हम आप पूछेंगे सिंपल भाषा में बताओ ना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल भाषा में बता देते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया में एक्चुअली क्या होता है, हीमोफीलिया में अगर आपके कहीं कट लगता है तो ब्लड रुकता नहीं है, बस यही कंडीशन होती है हीमोफीलिया। या फिर कहीं आपका ओपन है बॉडी में कोई भी जगह जहाँ से ब्लड निकलता है, तो वो क्या होता है, बंद नहीं किया जा सकता है जल्दी। अब समझते हैं, अगर आपको फीमेल हीमोफिलिक चाहिए तो दो कंडीशन होनी चाहिए। दो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो मदर होगी फीमेल, वो कैसी होनी चाहिए, वो कैरियर होनी चाहिए, मतलब उसके एक एक्स पे कैरी करना चाहिए। ठीक है, और फादर जो होगा वो हीमोफिलिक होना चाहिए, मतलब उसके पास एक ही एक्स होता है उस पर, हाँ, ये हीमोफिलिक होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, तब फीमेल हीमोफिलिक होगी। ठीक, तब फीमेल हीमोफिलिक होगी। अब क्या वो फादर जो है इस स्टेज तक रहेगा, पॉसिबिलिटी है, हाँ हो भी सकता है, लेकिन क्या ये जो फीमेल हीमोफिलिक है ये 13 एज के बाद अलाइव रहेगी? दिस इज़ द रियल क्वेश्चन। वाई? क्योंकि यहाँ पे प्यूबरिटी हिट करती है और आपका क्या शुरू हो जाता है, साइकिल। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी डेथ होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। डेथ होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई। तो 13, 14, 15 मान लीजिए, 15 तक अलाइव है इंसान, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखा जाए तो 13, 14 के बाद ही नहीं बचता है। अब ये बीमारी पैदा कहाँ हुई, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई क्वीन विक्टोरिया के थ्रू। क्वीन विक्टोरिया के थ्रू इस कहानी की शुरुआत हुई थी। क्वीन विक्टोरिया जो थी ये कैरियर थी इस डिज़ीज़ की, हीमोफीलिया की ये कैरियर थी। ये किसने देखा था, ये हेल्डेन ने पता लगाया था कि भैया ये तो कैरियर हैं। और हमें पता होना चाहिए, अगर फीमेल अगर कैरियर है इस कंडीशन में, तो क्या होता है, 50% जो बॉयज़ होते हैं विल बी अफेक्टेड, मतलब वो हीमोफिलिक होते हैं। मतलब बहुत तेज़ी से इस बीमारी की शुरुआत इन्होंने करी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए आई थिंक। हमने बात करी हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया कॉमन क्यों होता है मेल्स में, इस चीज़ की बात करी है। तो फर्स्ट थिंग कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है। ठीक है, फीमेल का हीमोफिलिक होने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, फीमेल कैरियर होनी चाहिए, फादर हीमोफिलिक होना चाहिए। लेकिन फीमेल हीमोफिलिक होके करेगी भी तो क्या, क्योंकि 13 एज के बाद अलाइव रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसकी कंडीशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। यहाँ तक आप पहला केस देखेंगे, अगर क्वीन विक्टोरिया जिन्होंने शुरू करा था इस बीमारी को, वो भी कैरियर ही थी इस बीमारी की, हेल्डेन ने पता लगाया था। ठीक है, और एक कैरियर फीमेल जो होती है वो 50% ऑफ बॉयज़ को अफेक्ट कर देती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि शायद बहुत इम्पोर्टेंट होगा।